Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. डियर फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की जो होने वाली एग्जाम है 2026 में, उसके लिए स्ट्रेटेजी का वीडियो हम लोग ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो जो नए पैटर्न के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। उसी वीडियो में हमने ये प्रॉमिस किया था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसके लिए बुक लिस्ट लाई जाएगी यूनिट वाइज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट की के लिए कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है। फाइनली वो वीडियो हम लोग लेकर आ गए हैं, क्योंकि जब से वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो रिलीज हुआ है तभी से हमें लगातार व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे मिल रहे हैं कि जो बुक लिस्ट वाला जो वीडियो है वो रिलीज कब करोगे। ठीक है, तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि हम करने क्या वाले हैं। ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम लोग जो बुक लिस्ट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो बुक लिस्ट हम लोग लेने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग बेसिकली जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम का पेपर सेकंड होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 140 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, इनके लिए क्या होगा बुक लिस्ट, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो बुक लिस्ट है बेसिकली वो हम फ्रेंड्स यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। एक एक यूनिट का हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक यूनिट के लिए कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं, बुक लिस्ट पहले रिलीज की जाए, बुक लिस्ट के बारे में बात की जाए, इससे पहले मुझे आपको एक्चुअल में कुछ कहना है। और वो कहना क्या है, जरा आप ये समझ लो अच्छी तरह से। सबसे पहली बात तो यह है बुक लिस्ट की कि देखो, आपके जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, चाहे वो आपका सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन का हो टॉपिक, या यूजी पोर्शन का हो, या पीजी पोर्शन का हो, किसी भी पोर्शन का सिलेबस हो, ठीक है ना। एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने यूजी पीजी क्या किया हुआ है। अरे भाई, जैसे नेट वालों ने सिलेबस डाल रखा है, ठीक है, जैसे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस डाल रखा है बिना कोई यूजी पीजी किए, और भी बहुत सारी एग्जाम होती है बिना यूजी पीजी किए होता है, तो इसमें भी बिना यूजी पीजी किए यूनिट के नाम डाल दो ना, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो ये यूजी पीजी का मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं, लेकिन जैसा एग्जाम है वैसा ही हमें चलना है, वैसी प्लानिंग हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। हाँ, अब मैं जो आपको कहना चाहता था कि आपके सिलेबस का टॉपिक चाहे कोई भी हो, किसी भी पोर्शन का हो, सीनियर सेकेंडरी का हो, यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, सबसे पहले आपको उसको एनसीईआरटी में से ही पढ़ना है। इस बात को आप गांठ बांध लो। जैसे यदि मान लेते हैं फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ओजोन डिप्लेशन है, ठीक है, वो पीजी लेवल का टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आप देख लो एनसीईआरटी में से आते हैं। इसका मतलब ये निकला कि टॉपिक चाहे कोई से भी पोर्शन का हो, यदि एनसीईआरटी में कहीं भी वो है, कहीं भी, तो आपको सबसे पहले वहीं से पढ़ना है उसको। ये बात एकदम ध्यान देना, ठीक है। अब दूसरी बात एक और हो गई कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, तो उसके लिए देखो लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग लगाते हुए पढ़नी है। और आप डिटेल में यदि ये जानना चाहते हो कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, तो उसके लिए हमने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो रिलीज किया हुआ है ना। 2 साल हो गए शायद उसको, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपको कह रहा हूँ वो सबसे जबरदस्त, जो लर्निंग केमिस्ट्री के सबसे जबरदस्त वीडियो में से एक वीडियो है वो, जो ये समझाता है स्टूडेंट्स को कि सेकेंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं। बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की आप चाहे दो, चाहे किसी को भी दो, एनसीईआरटी तो मस्ट है, इतना आपको पता चल गया होगा। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय मतलब एनसीईआरटी को रीडिंग लगाने का तरीका क्या है बेसिकली, वो वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी जो चैनल है उसमें सर्च करके आप देख सकते हो। इतनी बात हो गई, ओके। अब आरपीएससी का दूसरा फीचर जो है ना, वो आप समझ लो बोल करके, वो ये है कि वो ये है बेसिकली कि आपको जो सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं, आपको जो ज्यादा फोकस है ना, वो उन टॉपिक्स पे देना है जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। यानी कि आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो कंप्लीटली कवर करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ज्यादा फोकस उन टॉपिक पर रहे जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, क्योंकि यह देखा जाता है कि लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक में से आ रहे हैं जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं, है ना। लेकिन अभी जो नया पैटर्न है वो हमें ये कहता है कि आपको उस यूनिट का ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में जहां भी वो है, आप सीनियर सेकेंडरी पोर्शन के लिए एकदम गांठ बांध लें कि वो चैप्टर आपका एनसीईआरटी में से कंप्लीट होना चाहिए। फोकस आपका उन टॉपिक पे रहे जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी का आपको कंप्लीट चैप्टर कवर करना है, मतलब करना ही
है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आ गई कि एनसीईआरटी में से भी देखो जो एक्चुअल में बुक लिस्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बुक बताऊंगा वो इस सिलेबस के लिए सबसे बेस्ट है, नहीं, वो इस सिलेबस के लिए सबसे बेस्ट नहीं है, वो आपकी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। अब आप समझोगे सर ये कैसे हुआ, सिलेबस के लिए तो नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए। देखो एग्जाम में जो आरपीएससी एग्जाम लेती है उसमें बेसिकली जो पेपर बनता है, तो वो पेपर कौन कौन सी रेफरेंस बुक से बन रहे हैं 2024 में मान लो या 2025 में मान लो, उनका स्तर क्या है, कौन कौन सी बुक्स को वो टच कर रहे हैं, उस हिसाब से बुक लिस्ट बनाई जाती है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो हम भी उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो बुक लिस्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं, और उसी में सबसे पहला एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको एनसीईआरटी जब पढ़ें आप, तब उसके सभी एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपको सोल्व करते हुए चलना है, ये मस्ट है, ठीक है। बुक चाहे कुछ भी हो, देखो मतलब सिलेबस आपका कुछ भी हो, आपको जो मैंने काम बताया वो तो करना ही है, ठीक है। अब उस काम पे आ जाते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, वो बेसिकली बुक लिस्ट है यूनिट वाइज। तो मैं आपको फटाफट से शुरू करता हूं, ज्यादा टाइम में लगाऊंगा नहीं। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की यूनिट, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसका आपका सेकंड चैप्टर है, तो आप इसको वहां से पढ़ सकते हैं। कहां से पढ़ेंगे, क्लास 11 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, वहां से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और आप फोकस ज्यादा रखेंगे ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनके ऊपर, इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस आपको रखना है। लेकिन हाँ बस, लेकिन एनसीईआरटी की बात जहां आती है ना, वहां आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। ये जो फोकस वाला पॉइंट है ये यूजी और पीजी पोर्शन के लिए रहने दो, बाकी आपको इसका कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपने इस बार भी देखा कि जो डी ब्रोगली का जो इक्वेशन था शायद उसका एक वो आ गया, न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे वो एनसीईआरटी का है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये आपको चैप्टर पढ़ना है कंप्लीट। उसके अलावा इसी में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर है, पेरियोडिसिटी वाला चैप्टर है, पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, वो भी आपका जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसका आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है। अब आप ये देख लो कि वो जो चैप्टर है पेरियोडिसिटी वाला, उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, देखना इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारी की सारी आरपीएससी में आ चुकी है, आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं मैं। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है कि आप क्या बोलते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि एक्सपर्ट को यदि बना बनाया सवाल मिल रहा है तो सबसे पहले एक्सपर्ट उसको उठा रहा है कि भाई बना बनाया मिल जाए तो कहना ही क्या, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में जितने बने बनाए सवाल हैं वो आपको आने चाहिए सारे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चैप्टर एंड एक्सरसाइज के आप उतना पीछे मत पड़िएगा, उसमें तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस पे बन सकता है, बाकी इन टेक्स्ट और एग्जांपल आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको बताई है कि पेरियोडिसिटी वाले में एक्सरसाइजेज में शायद 7 या 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे आ चुके हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। ये बात एक हो गई, ओके। अब इसके अलावा चलते हैं पी ब्लॉक की प्लानिंग कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक की प्लानिंग में देखो जो क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी थी बेसिकली, उसमें आपका 7th चैप्टर आपका है क्लास 12th में, ठीक है। और क्लास 11 में भी आपका ओल्ड एनसीईआरटी में पी ब्लॉक का एक चैप्टर था, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए जरा 13 और 14 जो ग्रुप है वो आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी मिलेगा, और 15 से 18 आपको मिलेगा 12th में। अब लेकिन यहाँ एक बात है जो हैरान परेशान आपको करेगी, वो क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जो क्लास 12th का जो चैप्टर है, क्लास 12th का जो चैप्टर है उसमें 50 पेज है, ठीक है। और ये जो क्लास 11 का है उसमें 20 पेज हैं। कुल मिला के आपको एनसीईआरटी के 70 पेज, एनसीईआरटी के 70 पेजों को सीखने में आपको 15 से 20 दिन लग सकते हैं, और इतना आपको करना नहीं है। क्यों? अब इसका मतलब ये हो गया कि पी ब्लॉक की आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पी ब्लॉक में देखो क्या है, मैं आपको क्लियर कट कह दूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पी ब्लॉक में ये जो सिलेबस लिखा हुआ है वो पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और हर ग्रुप के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि ग्रुप ट्रेंड्स आपको ज्यादा पढ़ना है, ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको ज्यादा पढ़नी है, ठीक है।
अब ये आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 13, 14 या और ये जो जितने भी ग्रुप हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स भी दे रखे हैं। जैसे आपके बोरोन के कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन के अमोनिया हुआ, ये सब कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, HNO3 हुआ, ये कंपाउंड दे रखे हैं। जैसे क्लोरीन में क्लोरीन दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, ये उसके कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ग्रुप ट्रेंड्स तो पढ़ने हैं पूरे, इसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं उनकी मेन बातें पढ़नी है। कौन सी बातें? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो या तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या उनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, बस वो पढ़ना है। और यदि किसी पॉइंट पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है वो तो आपको जरूर पढ़ना है। बात को समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है पी ब्लॉक की प्लानिंग आपकी फिक्स हो गई, ठीक है। जो टॉपिक लिखे हुए हैं ग्रुप ट्रेंड्स पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा। ग्रुप ट्रेंड के बाद में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ट्रेंड के बाद में जो कंपाउंड्स है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उतना ही। इससे ज्यादा आपको करना नहीं है, वरना 70 पेज तो पढ़ते पढ़ते और उसको रटते। मेरा कहने का मतलब यह है कि पी ब्लॉक में आपको केमिकल रिएक्शन जो कंपाउंड्स की है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसी पर ध्यान देना है जिस पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है। सुन लो मेरी बात को, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि एक्सपर्ट बने बनाए क्वेश्चन के साथ पहले जाता है। जैसे आपका ये अभी फर्स्ट ग्रेड में Cl की जो रिएक्शन बताई है ना, कोल्ड NaOH, वो उस पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए वो क्वेश्चन वहां से उठा लिया उन्होंने। बात को समझो जरा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट की यूनिट पर। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो यूनिट है वो बेसिकली हमारी एनसीईआरटी वाली तो आपको करना ही करना है। अब आप कहोगे कि सर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ये बोल करके एनसीईआरटी में कहाँ है? बात आपकी एकदम सही है, ये नहीं है वहां एनसीईआरटी में। ये तो अब सिलेबस लिखने वाले ही बताएं कि इन्होंने सीनियर सेकेंडरी की यूनिट बनाई है और उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिखा है, ठीक है। ये तो आरपीएससी के एक्सपर्ट को बताना चाहिए जिन्होंने सिलेबस बनाया है, ठीक है। लेकिन हमारा काम है जैसा सिलेबस दिया गया है उसको पढ़ना। अब ये जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आप इसको बीएससी से लेना या आप इसको जेडीली से ले लो या आप इसको पुरी शर्मा कालिया से ले लो, कहीं से भी आप इसको लेकर के आप इसको कवर कर लो, ठीक है। बाकी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। बाकी नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन है, ये सारा आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेंथिनाइड एक्टिनाइड वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल है और कभी कभी गहरा भी आता है, तो आपको एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो तो आपको कवर करना ही करना है। साथ में ये जो आपका लेंथिनोइड कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है, इनकी लेंथेनाइड्स की और भी प्रॉपर्टी है, इनको समझने के लिए आपको बीएससी या फिर बीएससी भी आप भूल जाओ यदि आप हिंदी मीडियम के हो। देखो बीएससी का ऑप्शन आपको तब लेके चलना है जब आप हिंदी मीडियम की बुक ज्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है, तब आप बीएससी के ऊपर जा सकते हो। वरना यदि आप इंग्लिश के हो तो आपको लेंथिनाइड एक्टिनाइड की जो यूनिट है वो आपको जेडी ली में से ही पढ़नी है, इसका कोई इलाज नहीं है, सुन लो अच्छी तरह से। साथ में जेडीली में यदि आपको किसी टॉपिक में यदि कोई दिक्कत लगती है तो आप पुरी शर्मा कालिया ले सकते हो, वरना पुरी शर्मा कालिया मत लेना, केवल और केवल ये यूनिट जेडीली में से पढ़ लेना। आज तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन लेंथिनाइड एक्टिनाइड के आए हुए हैं सभी जेडीली के चैप्टर में से आए हुए हैं। यही इतिहास है, जैसा इतिहास है वैसे ही हम चल रहे हैं, यानी कि जैसे एक्सपर्ट चल रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं, हमारी बुक लिस्ट चल रही है। ओके, तो इसीलिए हम हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने में विश्वास करते हैं। मतलब इनकी हो सकता है देखो जेडीली तो बेचारी 40 साल पुरानी बुक हो गई, ठीक है, तो आप कहोगे सर इनऑर्गेनिक की एडवांस बुक आ गई, जेडीली क्यों बोल करके? अरे भैया जेडीली इसलिए क्योंकि सवाल इसकी लैंग्वेज में से आ रहा है, सवाल इसकी लैंग्वेज में से आ रहा है, ठीक है। अभी भी जो ये क्या बोलते हैं फेरोसिन का एक सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड में, वो जेडीली की लाइनों में से उठा करके दिया उन्होंने। तो आप बात को समझो कि जेडीली इसलिए नहीं पढ़ने की, जेडीली बहुत अच्छी बुक और बहुत एडवांस बुक है। एडवांस नहीं है, बेचारी 40 साल पहले छपी थी, उसके बाद तो बहुत सारी किताबें आ गई, ठीक है, अपने जमाने की बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जेडीली हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमारे सवाल इसमें से आ रहे हैं। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो सॉलिड स्टेट की और सरफेस केमिस्ट्री की यूनिट, अभी जो प्रेजेंट एनसीईआरटी है उसमें दोनों ही चैप्टर नहीं है। क्लास 12th में पहले ये फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, ये 5वां चैप्टर हुआ करता था, दोनों ही नहीं है। आप ओल्ड एनसीईआरटी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, बहुत आराम से आप लिखना, उसका चैप्टर आ जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी का, उसका प्रिंट आउट ले लेना और सॉलिड स्टेट और आपको ये सरफेस केमिस्ट्री के जो दिए हुए टॉपिक्स हैं ये आपको वहीं से उठाने हैं। जैसे इसमें फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन, कोलोइड और एमल्सन, बस इसमें 4 टॉपिक हैं, आपको पहले इन्हीं पे फोकस करना है पूरी तरह से, ठीक है। इसी तरह से
सॉलिड स्टेट में भी जो दिए हुए टॉपिक्स हैं आपको उन पे ज्यादा फोकस रखना है। वैसे सॉलिड में तो पूरा चैप्टर ही कवर हो गया, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब एडजॉर्प्शन में फिर भी आप कैटालाइसिस वगैरह के कुछ पोर्शन है उनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ओके, अब वो इसलिए भी छोड़ सकते हो क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री सॉलिड बाकी पीजीटी एग्जाम में नहीं है। बात को समझो आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना कुछ रीजन है। ओके, अब ये हो गया सॉल्यूशन। अब जैसे सॉल्यूशन का चैप्टर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, किंतु परंतु है ही नहीं, किंतु परंतु है ही नहीं। देखो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट होने के नाते ऐसा तो है नहीं कि केवल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे, आप दोगे केवीएस, आप दोगे एनवीएस, आप दोगे ईएमआरएस, ठीक है, आप दोगे सेकंड ग्रेड। देख लो, मैं तो जानता हूं ना, मैं तो जानता हूं आप क्या क्या करोगे, है ना, क्योंकि मैं दो लोगों की चाल अच्छी तरह से पकड़ता हूं, एक तो स्टूडेंट की और एक आरपीएससी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट की। इन दोनों को मैं छोड़ता नहीं हूं। ये तो एक कदम रखने से पहले ही मुझे पता लग जाता है कि अब ये कहां, अगला कदम कहां होगा। ओके, ये भी देते हो, आप देते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, आप देते हो सेट का एग्जाम। तो आप एक एग्जाम थोड़ी देते हो, आप बहुत सारी एग्जाम देते हो। इसलिए कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर पढ़ना है वो कंप्लीट पढ़ना है, वो कंप्लीट ही पढ़ना है। बात को समझो, क्योंकि यदि आपने कोई टॉपिक यदि छोड़ा है तो वो आपको केवीएस में, एनवीएस में, इनमें आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको क्या रखना है, उसको कंप्लीट रखना है। इतनी बात आपको मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो सॉल्यूशन चैप्टर आपको एनसीईआरटी से लेना है। आज तक आरपीएससी ने सॉल्यूशन के जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं सभी एनसीईआरटी में से दिए हैं, दिल खोल के दिए हैं, एकदम चैलेंज करके दिया है ना। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल फिर भी हम नहीं समझ पाए तो फिर क्या है ना। ठीक है, तो हमें समझना होगा, सॉल्यूशन को कंप्लीटली वहां से सोल्व करना होगा। चैप्टर एंड एक्सरसाइज पे आप उतना मत जाइए, लेकिन इन टेक्स्ट और एग्जांपल आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स ऐसी यूनिट है जो सीनियर सेकेंडरी में भी है, यूजी में भी है और पीजी में भी है, तीनों जगह है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाँ सीनियर सेकेंडरी यूजी पीजी तीनों जगह। इसके लिए आपको क्या करना है कि थर्मोडायनेमिक्स को एक ही बार पढ़ना है, 3 बार थोड़ी ना पढ़ोगे, है ना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट, बाकी टॉपिक आपको पीएसपी में से लेने हैं। यदि किसी टॉपिक में डिफिकल्टी होती है या आप हिंदी मीडियम से पहले पढ़ करके समझना चाहते हैं तो आप बीएससी की हेल्प ले सकते हैं। बीएससी की बुक की आप बिल्कुल आराम से बढ़िया से हेल्प ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया, आपको थर्मोडायनेमिक्स इस तरह से तैयार करनी है, क्लास 11 का कंप्लीट चैप्टर, बाकी आपको टॉपिक टू टॉपिक उठाने हैं पीएसपी से या बीएससी से। ठीक है, अब एक चीज यहां समझ लो जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राज की बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ये राज की बात सिर्फ मैं ही बता सकता हूं आपको, और आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, गारंटी की बात है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो एनसीईआरटी का है उसके पीछे कुछ चैप्टर एंड एक्सरसाइज है। क्या है, एक्सरसाइजेज है उसके पीछे। सारी की सारी एक्सरसाइज आरपीएससी के एग्जाम में आ गई, सुन लो अच्छी तरह से कान खोल करके, क्योंकि वहां 7-8 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हुए हैं और बाकी सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन है जिन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन सकता है। लगभग नहीं 100% सारी की सारी एनसीईआरटी की किसी न किसी आरपीएससी की किसी न किसी परीक्षा में आई हुई है, चाहे सेकंड ग्रेड में आओ, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में आओ, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आओ, एकदम 100% आ चुकी है। तो उन एक्सरसाइज को आप सोल्व करना मत भूलना। ठीक है, इसके अलावा मैं पहले ही बता दूं आपको कि आरपीएससी की परीक्षा चाहे कोई भी हो, परीक्षा चाहे कोई भी हो, यदि लेने वाली बॉडी आरपीएससी है, परीक्षा लेने वाली बॉडी आरपीएससी है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल हैं 2 ही जगह से आएंगे, या तो एनसीईआरटी से आएगा या पूरी शर्मा से आएगा, पूरी शर्मा पठानिया से आएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल कहीं से नहीं आएगा। ये लो, अब इससे ज्यादा मेरे से और क्या सुनना चाहते हो, इससे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के तो गिने चुने न्यूमेरिकल हैं बेचारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन मेरे एग्जांपल में। ठीक है, पूरी शर्मा में आपको थोड़े से और मिलेंगे, लेकिन पूरी शर्मा में भी आप न्यूमेरिकल देख करके, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल देख के आप एकदम फैल जाओ कि मैं तो सारे न्यूमेरिकल पढ़ूंगा। अरे भाई वो नहीं है, स्मार्ट बनने का मतलब है कि न्यूमेरिकल को आप पहले चेक करना कि न्यूमेरिकल अनावश्यक रूप से लेंदी तो नहीं है। अनावश्यक रूप से लेंदी न्यूमेरिकल को एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में नहीं देता है, सुन लो। ठीक है, तो कंपैरेटिवली छोटा न्यूमेरिकल यदि पीएसपी में है तो उसके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके रटने लग जाओ, ऐसा नहीं भाई। न्यूमेरिकल में भी चेक कर लेना कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
आ सकता है कि नहीं आ सकता, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल की बात, हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा एक ऑर्गेनिक का पोर्शन आया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो, और हेलो एल्केन, देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हेलो एल्केन जो है वो आपको लेना है क्लास 12th की एनसीईआरटी से, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये आपको तीनों लेने हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी से। इतना खत्म हो गया, ओके। अब हेलो एल्केन के साथ में हेलो एरीन भी है आगे किसी और में, तो वो दोनों मिला करके आप क्लास 12th का टॉपिक पढ़ोगे, वहां से कवर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों आगे, यूनिट नंबर 8 है हमारी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्लास 12th के जो दो चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर हैं, एक तो एल्कोहल वाला, एक आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इनको इन्होंने मिला दिया है। तो आपको भी यही करना है, एनसीईआरटी 12th की जो केमिस्ट्री है उसका जो पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक वाला, वहां पर ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। रही बात एसिड के डेरिवेटिव की, तो देखो एसिड के जो डेरिवेटिव है ना, ज्यादातर उनकी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो रिएक्शंस है वो आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही मिल जाएगी। तो आप इसको अलग से करने की उतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जो आपके एस्टर वगैरह होते हैं ना, एसाइल हैलाइड वगैरह, उनको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है। वो ये दोनों चैप्टर आप करोगे एनसीईआरटी के, वो उनकी मेन रिएक्शन उनकी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं एरोमेटिसिटी एंड एरीन्स पे। एरोमेटिसिटी और एरीन्स का छोटा सा पोर्शन आपको क्लास 11 के जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा लास्ट में। तो सबसे पहले तो आपको इसको वहां से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी बोल करके, हाँ, एनसीईआरटी कवर करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपका एल्काइल एरीन का पोर्शन है, एल्काइल एरीन का पोर्शन आपको उठाना है बीएससी की बुक से। मिथाइल बेंजीन आपको वहां पर मिलेगा, उसकी केमिकल रिएक्शन आपको वहां से उठानी है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ये आप दोनों तीनों बुक से ले सकते हो। कुछ आपने बीएससी से भी लिया, मान लेते हैं आपने, लेकिन आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपकी सोलोमन फ्रेले और आपकी जो मॉरिसन बॉयड की जो बुक आती है उनमें से कोई एक में से आप इसको कवर करोगे, तब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, मैं आपको क्लियर कह दूं। और ये चैप्टर कवर करने के लिए बेसिकली आपका जो है वो सोलोमन फ्रेले की जो बुक आती है वो ज्यादा सुटेबल है ना, वो ज्यादा सुटेबल है ये वाली जो यूनिट कवर करने के लिए। तो आपने देख लिया किस तरह से एल्काइल एरीन आपको बीएससी में से उठा सकते हो, बाकी पोर्शन आप एनसीईआरटी और सोलोमन फ्रेले में से आपको करना है। ये बात हो गई क्लियर। मॉरिसन बॉयड है, आप उसमें से पढ़ लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से मॉरिसन बॉयड में भी समझाया गया है, ओके। बायोमोलिक्यूल की यूनिट देख लेते हैं। बायोमोलिक्यूल कुछ नहीं है, सीनियर सेकेंडरी की पोर्शन की यूनिट है और एनसीईआरटी में से आपको कवर करनी है। एज इट इज सारे टॉपिक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहीं से पढ़ करके नोट्स इसके बनाने हैं, ठीक है। अब आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में देखो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। अब ग्रेजुएशन लेवल में बुक भी हम उसी हिसाब से रखेंगे, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मैंने आपको कहा एनसीईआरटी में है क्लास 11 में, तो सबसे पहले आपको इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है जेडीली और पुरी शर्मा कालिया पर। यदि आप हिंदी मीडियम की बुक को पढ़ना रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप बीएससी की बुक से कंटेंट उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के साथ कंफर्टेबल हैं तो ये यूनिट आपको जेडीली और पुरी शर्मा कालिया में से ही कवर करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ जो लिखा है वही सवाल आ रहा है, सवाल दूसरा आ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम तो ये है ना, केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है हाउस क्राफ्ट में, लेकिन वहां से सवाल नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है, सवाल यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब रही बात ये क्वांटम मैकेनिक्स वाली, तो क्वांटम मैकेनिक्स वाली ये जो यूनिट है ये आप पुरी शर्मा कालिया में से ले लेना, या वरना फिजिकल की जो पुरी शर्मा पठानिया है उसमें से ले लेना, है ना। फिजिकल वाले में यदि आपको लगे ज्यादा लेंदी है तो पुरी शर्मा कालिया में से ये इंट्रोडक्टरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो वहां से ले लेना आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, लास्ट में आप मेरे को हाँ ठीक है, ये बात हो गई, ओके। केमिकल बॉन्डिंग भी हो गया। कोऑर्डिनेशन में वापस वही है कि आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, जेडीली और पुरी शर्मा कालिया में से लेना है। ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, उसके बाद में आप चाहे पुरी शर्मा कालिया में से बाकी के जो टॉपिक हैं वो आप वहां से उठा लो, चाहे जेडीली में से आप मत उठाओ। लेकिन जेडीली में क्या है, क्वालिटी स्टडी है। यदि आप फैक्टर ऑफ एक्टिंग 10 डीक्यू है ये सब देखोगे तो आपको मतलब क्रिस्टल फील्ड की डिटेल थ्योरी है, लेकिन वो आपको पुरी शर्मा कालिया में से मिल जाएगी। तो मैं आपको फाइनली समराइज कर देता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आप इसको पुरी शर्मा कालिया में से उठा लो इस चैप्टर को, और आपको क्या करना है, यदि आप हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना पसंद करते हो तो बीएससी, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पुरी शर्मा कालिया में से एक बार इसको जरूर देखना है। ये थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट वगैरह हुआ है ना, जॉन टेलर डिफेक्ट हुआ, ये सब वहां पर दिया हुआ है,
ठीक है, पूरी शर्मा कालिया में, तो आपको ये एनसीईआरटी प्लस पूरी शर्मा कालिया में ले जाना है। हिंदी मीडियम से तो बीएससी, उसके अलावा पूरी शर्मा कालियन तो हिंदी मीडियम लिखी नहीं। जेडीली भाई साहब भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी हिंदी में किताब नहीं लिखी, क्या करें अब, किसको दोष दे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे अच्छा तो है कि हम अपने आप को ही सुधार लें, क्यों हम हिंदी के पीछे पड़े, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो कुछ नॉलेज भी आएगा, तो कुछ करने के लायक भी बनेंगे। ठीक है, तो बात को आगे चलते हैं, बीच में मैं अलग से थोड़ा सा हो जाता हूं, इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हूं क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हुआ हूं। ओके, तो ये हो गया। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हाँ लेंथेनाइड एक्टिनाइड की भाई ये आपको जेडीली में से इनकी कोऑर्डिनेशन बिहेवियर है, ये टॉपिक ही लेना है बस आपको। कोऑर्डिनेशन बिहेवियर आपको जेडीली और पीएसकेएम दोनों में से ले लेना, मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी दोनों में से ले लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जेडीली में पढ़ लेना, लाइन टू लाइन पढ़ना, लाइन टू लाइन उठाना, क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। ठीक है, और पूरी शर्मा कालिया में से इसको देखना, जरूर पलट करके जरूर देखना कि पूरी शर्मा कालिया ने लिखा क्या है, इसका कहीं जेडीली तो उठा के नहीं रख दी है, देखना एक बार, आपको भी थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये बात हो गई। तो ये हो गया। अब केमिकल डायनेमिक्स जो है वो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट है, ये आपको एनसीईआरटी क्लास 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको कि यूनिट चाहे कहीं भी हो, एनसीईआरटी में से पढ़ना है। इस बार भी फर्स्ट ग्रेड में एक न्यूमेरिकल आया है, वो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कैसे दे दिया उन्होंने उठा करके, है ना। SO2Cl2 का जो आया था ना एक, वो वहीं से है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ करके, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के लेकर के, उसके बाद में जो आपके ये वाले जो टॉपिक हैं, कौन से वाले टॉपिक हैं, कोलिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और उनके कंपैरिजन, ठीक है, ये आप पूरी शर्मा पठानिया में से ले सकते हो। सेकंड ऑर्डर का जो है टॉपिक वो आप पूरी शर्मा पठानिया में से ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप पहले एनसीईआरटी का चैप्टर पूरी तरह से, अच्छी तरह से, एकदम बढ़िया भर भर के कवर कर लो, और उसके बाद में पूरी शर्मा पठानिया में से बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं वो सिर्फ टॉपिक ही उठाने हैं आपको। पूरी शर्मा पठानिया की पूरी जो है वो क्या बोलते हैं, चैप्टर नहीं उठाना आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये ग्रेजुएशन लेवल की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हाल आपको यही करना है। क्या करना है, सेम प्लानिंग, एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर प्लस में पूरी शर्मा पठानिया से बाकी बचे हुए टॉपिक। ठीक है ना। जैसे आपको ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और डिबाई-हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये आपको पूरी शर्मा पठानिया में से मिलेगा, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत यदि आप एक बार बीएससी पढ़ लेंगे, या बीएससी यदि मतलब पूरी शर्मा पठानिया में से लेंगे तो ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठता है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब उसके बाद में बाकी जो टॉपिक है वो आपके जैसे नॉस्ट इक्वेशन वगैरह है, ये सब हो जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम एक दे रखी है कि इन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ डाल रखा है, पता नहीं क्यों डाल रखा है भाई, अलग यूनिट बना देते, किसी ने रोका है क्या, हाथ पकड़ा था क्या किसी ने कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम। अब सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में बेचारे कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे कि भाई सर उसमें तो इक्विलिब्रियम का केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, आयनिक भी है, इधर आयनिक का छोटा सा दे रखा है। और कमाल की बात तो ये हो गई कि आयनिक बच्चे पढ़ के गए थे, इस बार आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल ही नहीं था फर्स्ट ग्रेड में, है ना। मुश्किल से कोई एक आधा आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, मर्जी है इनकी भाई, मर्जी है इनकी। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये बाकी जो टॉपिक है फ्यूल सेल कोरोजन वगैरह, ये सारे आपको एनसीईआरटी प्लस पूरी शर्मा पठानिया में से देखने ही है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक है, ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फ्यूल सेल एनसीईआरटी में से पढ़ के छोड़ दिया, नहीं, पूरी शर्मा पठानिया में से फ्यूल सेल और कोरोजन वगैरह है, ये जरूर आपको टच करने हैं। नॉस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के करके पूरी शर्मा में जो दे रखे हैं वो भी आपको जरूर टच करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वो कहीं से भी उठा सकता है। बात को समझो जरा। ठीक है, अब ये थर्मोडायनेमिक्स की मैंने आपको पहले ही प्लानिंग बता दी है पूरी, कि एनसीईआरटी वाली आपको पूरी पढ़नी है, एक्सरसाइज सोल्व करने हैं, उसके बाद आपको पूरी शर्मा पठानिया या बीएससी में आकर के ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन, देखो ये स्टीरियो केमिस्ट्री की यूनिट है, और इसमें जो आपको एनसीईआरटी में सिर्फ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में इथेन तक का मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। बाकी आपको लेना पड़ेगा सोलोमन फ्रेले, या फिर आपको लेना पड़ेगा मॉरिसन बॉयड। बात को समझो, सोलोमन फ्रेले में से ले लेना या मॉरिसन बॉयड में से ले लेना। सोलोमन फ्रेले की कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच मतलब जिस तरह से कंपटीशन में मैट कंटेंट आता है वैसे करके उसमें समझाया हुआ है। मॉरिसन बॉयड है वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है, ऑर्गेनिक का कोई भी कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है। जैसे आप यदि कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस साइक्लोहेक्सेन का मॉरिसन बॉयड में से पढ़ोगे ना तो आपको मतलब अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ कोई मेरे सामने खड़ा होकर के मुझे बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ बुक क्या होती है, वो बुक नहीं होती, वो अपने आप में एक टीचर होती है। तो मॉरिसन बॉयड हुआ, पाउला ब्रूस की बुक हुई, ये उसी तरह की किताबें हैं जिन्होंने अपने जमाने में राज किया हुआ है। ठीक है,
है ना। जेडी ली है, जेडी ली ने अपने जमाने पे पूरी दुनिया पे राज किया था, मतलब जब इसके समानांतर कोई बुक नहीं थी। बात को समझो आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सोलोमन फ्रेले और आपके जो मॉरिसन बर्ड है उनमें से किससे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इस यूनिट को। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हैं, ये जो इंटरमीडिएट्स हैं हमारे, ये आप एसएन सान्याल की बुक में से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्लस में एक आरके पारासर की बुक आती है ऑर्गेनिक की, उसमें से भी आप ये जो है, ये वाली जो यूनिट है वो उठा, ये मतलब जो ये आपके कार्बिन, कार्बेनाइन, बेंजाइन, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये उठा सकते हैं। रही बात नेम रिएक्शन की, तो देखो भाई नेम रिएक्शन तो आप सीधा सीधा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह है, ये इसके एग्जांपल हैं, ये आप एसएन सान्याल में से ले लो। प्लस में इसको मॉरिसन बर्ड में से आप जरूर देखना कि वहां इसका कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, कि वहां क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, उसको आप जरूर टटोलना, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। तो आपका ये एसएन सान्याल में से ही, मतलब ये मोटी मोटी ये कंप्लीट यूनिट आप एसएन सान्याल में से कवर कर सकते हो। बस मैं अभी इतना ही जानता हूं, मतलब ये काफी है जो मैंने आपको बताया है। आरके पारासर में भी अच्छा दिया हुआ है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और नेम रिएक्शन है वो एसएन सान्याल से ले लो, मॉरिसन बर्ड में से उनको टैली कर लो, ठीक है, कि वो मतलब क्या बोलते हैं, और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एग्जाम्पल है क्या। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो हेलो एरिन, हेलो एरिन तो आपके हेलो एल्केन वाला चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें कवर होगा। उसके बाद में आपको सीधा जाना है कहां पर, बीएससी के अंदर, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है पूरा, नाइट्रो एरिन, एमिनो एरिन यानी कि एनिलीन वगैरह, डाइजोनियम सोल्ट, ये आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वो पढ़ करके सीधा आपको बीएससी की बुक से कवर करना है। सुन लीजिए, वहां पे बीएससी में ये सफिशिएंट दिया हुआ है, आप इसको पूरे को वहीं से कवर करना है। नाइट्रोबेंजीन वगैरह ये सारा आपको वहीं से कवर करना है बीएससी में से, ठीक है। अब बात आती है पॉलीमर और ड्रग की। तो पॉलीमर तो आपको पता ही है, ये ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ करके बीएससी में से ये जो क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन वाला टॉपिक है ना, ये आपको बीएससी में से ही देखना पड़ेगा। और बीएससी की बुक में एडिशनल एग्जांपल जो है बेसिकली पॉलीमर के, वो आपको उठाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा रही बात ड्रग की, तो ड्रग तो जो है वो एनसीईआरटी में से ही पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट होगा, उसके बाहर कोई सवाल नहीं आ रहा। बस अपने नोट्स बना लो, ड्रग के ये जो लिखे हुए हैं ना, ये जो मेन लिखे हुए हैं, इनके अपने नोट्स बना लो, बाकी बल्ले बल्ले है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आज बात आ जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसका हल्ला हो रखा है कि भाई पीजी का कोर्स सर अलग कब लाओगे। ये सवाल 100 बार तो आ गया, देखते हैं और कितनी बार आएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। हो सकता है दिसंबर के आसपास हम इसे रिलीज करें। तो पार्ट 3 जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का है, उसमें सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको ये, जैसे इस बार फर्स्ट ग्रेड में क्या हुआ, सारे क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो आपकी पूरी शर्मा कालिया की बुक है उसमें से आए हुए हैं। मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता दूं कि उसका जो एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और इस बार के जो 4 क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे एक्सपर्ट ने सोचा नहीं, आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, एकदम सीधा देखा, उसको देखी पूरी शर्मा कालिया का चैप्टर और उसने वहां से उठा के दे दिया, ठीक है, दमादम दे मारा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो ये बात हुई। इसके अलावा आपको यदि सच में ये सीखना है AX2, AX3, AX4, तो मतलब आप हाउस क्राफ्ट पढ़ेंगे तो आपका एकदम 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो ओरिजिनल नॉलेज है ना, देखो वो तो हाउस क्राफ्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब पूरी शर्मा कालिया क्या है कि वो हमारी मजबूरी का नाम, जैसे कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इन्होंने सवाल इसमें से उठा लिए सारे के सारे, तो हमारा मजबूरी का नाम पूरी शर्मा कालिया हो गया, ठीक है। बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरे ख्याल से समझ रहे हो, क्योंकि 2025 में जितने भी एग्जाम लगे हैं उनमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में पूरी शर्मा कालिया को इन्होंने अच्छा खासा वेटेज दिया है। तो आप इनऑर्गेनिक में 2 किताबों के गांठ बांध लो, जेडीली और पूरी शर्मा कालिया आपके उसमें होनी चाहिए रूम में। फिजिकल में पीएसपी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक में सोलोमन फ्रेले और मॉरिसन बर्ड में से एक होगी तो काम चल जाएगा, दोनों हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आपका आ गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ, और यदि आपको सोलोमन फ्रेले और यदि उसमें से एक पढ़नी हो, किसमें से, आपके मॉरिसन बर्ड, लेकिन दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, मैं भाई एक कैसे बता दूं, नहीं बता सकता। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक में देख लो कैसे तैयार करनी है आपको। ऑर्गेनोमेटेलिक में अब आपको इनका अलग अलग उठाना है, एलआई का अलग उठाना है, एमजी का अलग उठाना है, एसएन का अलग उठाना है, एफई का अलग उठाना है। 4 मेटल दिए हुए हैं। सबसे पहले बीएससी की बुक में देख लेना, बीएससी 3rd ईयर की पुरानी बुक होगी, बीएससी 3rd ईयर की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपने पुरानी बुक होगी। ऑर्गेनिक शायद 2nd ईयर में है, नहीं 3rd ईयर में है, और ऑर्गेनिक 3rd ईयर में और इनऑर्गेनिक भी 3rd ईयर में। ऑर्गेनोमेटेलिक का चैप्टर है, वहां से आप कुछ कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह उठाओ, और ये जो एमजी आपको मिल जाएगा वहां पर आपको एसएन मिल जाएगा, एलआई मिल जाएगा, ये तीनों वहां पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आपने उठाया।
उसके बाद में इनको उठाना है। पुरी शर्मा कालिया में आपको ये मिलेंगे नहीं, LIMG SN सेपरेट। आपको ये जेडीली में ग्रुप वाइज स्टडी दे रखी है, वहां से आप इनको उठा सकते हो, इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है ना। जैसे आप LI पढ़ोगे ना, तो LI के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वहां पर, तो वहां से LI के उठा लो, ऐसे उठाओ। क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटलिक का इस बार भी सवाल आया था ना फेरोसिन का, वो जेडीली की लैंग्वेज में से दे दिया। अब वैसे तो आयरन के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपको मिलेंगे नहीं जेडीली में, अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन आयरन की जो स्टडी वाला ग्रुप है उसमें आयरन फेरोसिन के बारे में दिया हुआ है, इसने वहां से उठा लिया। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो है बेसिकली, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री जो है उसका बेसिकली शुरू का इंट्रोडक्शन आपको पूरा ही करना है। ठीक है, जिसमें लगभग 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है ना, वहां तक आपको इसको कवर करना है। किसको? ऑर्गेनोमेटलिक को। ऑर्गेनोमेटलिक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जो मेटल कार्बोनिल्स है वो लिखे हुए नहीं है, लेकिन सवाल आपके कभी भी आ सकता है। तो मेटल कार्बोनिल्स आपको जरूर पढ़ने हैं ऑर्गेनोमेटेलिक में। तो आप समझ में आया आपको कंप्लीट बेसिक पूरा ऑर्गेनोमेटलिक का 18 इलेक्ट्रॉन रूल तक बाकायदा। ठीक है, उसके अलावा मेटल कार्बोनिल्स और उसके अलावा इन चारों के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तब जाकर के ये यूनिट आपकी तैयार होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस पे देख लेते हैं। दो ही टॉपिक लिखे हुए हैं, दोनों टॉपिक आपको किसमें से लेने हैं? पूरी 3 टॉपिक लिखे हुए हैं टोटल, ये आपको पूरी शर्मा पठानिया में से लेने हैं, ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। कोलराउस लो और इसके एप्लीकेशन आप BSc में से ले लो, पहले NCERT में पढ़ लो, फिर BSc या पूरी शर्मा कालिया में से पढ़ लो, पूरी शर्मा पठानिया में से पढ़ लो। और ये जो मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया का टॉपिक है, ये बेसिकली आपके जो क्या बोलते हैं इसमें MSc फाइनल में जो क्या बोलते हैं, हाँ MSc फाइनल में केमिस्ट फॉर बायोलॉजी का एक वो चलता है ना, जनरल पेपर जो चलता है MSc फाइनल वालों के, उसमें ये एक प्रगति पब्लिकेशन की बुक आती है उसकी, उसमें आपको ये मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया का टॉपिक है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। वरना आप इंटरनेट से भी ले सकते हो, कोई बहुत ज्यादा तूफान नहीं मच रहा। आप मतलब गूगल पे भी लिखोगे इसका PDF बोल करके तो आ जाएगी, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो, बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन वहां पर ये MSc फाइनल में जनरल पेपर के सिलेबस में वहां पर है ये टॉपिक। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। मेजरमेंट ऑफ EMF ये आप BSc की बुक से उठा लो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज्यादा कुछ नहीं करना, जूल थॉमसन, दोनों PSP में से उठाना है। अब बात आ जाती है आपके सब्स्टिट्यूशन यानी कि SN1 और SN और एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो इसमें सीधी सी बात है, आप अच्छा इसी के साथ देखो, इस यूनिट में भर रखा है फिनोल, इसमें ईथर, इसमें एपोक्साइड, क्या क्या भर रखा है भाई, गजब है, मान गए इनको। ठीक है, तो देखो ये आपका एपोक्साइड हुआ, आपका ईथर्स हुआ, आपका फिनोल हुआ। ईथर तो आपका क्लास 12th में कवर हो जाएगा, फिनोल एल्कोहल वाले चैप्टर में कुछ कुछ कवर होगा। उसके अलावा फिनोल की जो बाकी रिएक्शन है वो आप BSc और मॉरिसन बर्ड में से उठा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या बोलते हैं, ये जो टॉपिक है SN1 SN2 SNI E1 E2, ये आप मॉरिसन बर्ड में से ले लो या सोलोमन फ्रेले में से ले लो, दोनों में से ही एक ही बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई खत्म। अब बात आती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपको 2 जगह सबसे बढ़िया मिलेगी RPSC के हिसाब से, मॉरिसन बर्ड में। पिछले साल कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पेरिसाइक्लिक के कितने क्वेश्चन थे? असिस्टेंट प्रोफेसर में 9 के 9 उन्होंने मॉरिसन बर्ड के जो प्रॉब्लम्स है उनमें से उठा के दे दिए। सुन लो जरा, सुन भी लो, 9 के 9 दे दिए भाई, क्या करें अब, इसीलिए मॉरिसन बर्ड पढ़नी पड़ती है, जाए तो कहाँ जाए, किस कोएम पढ़े आखिर। ठीक है, तो ये हो गया मॉरिसन बर्ड पेरिसाइक्लिक के लिए आप पढ़ सकते हो। पाउला ब्रूस एक बहुत अच्छी बुक है ऑर्गेनिक की, बहुत ही जबरदस्त बुक है, लेकिन अब क्या करें, हमारे एक्सपर्ट के पास नहीं है ना ये, इसलिए हमारे लिए ये थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो पाउला ब्रूस में से आप मतलब पेरिसाइक्लिक पढ़ोगे। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, आप यदि जितना जो टॉपिक है वो यदि रेफरेंस बुक में से लोगे, रात का 1:15 हो रहा है रिकॉर्डिंग करते करते, ठीक है, तो जो रेफरेंस बुक में से आप लोगे तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि एक तो आपका नॉलेज अच्छा होगा, दूसरा आप जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का टॉपिक मॉरिसन बर्ड और पाउला ब्रूस जैसी किताबों में से पढ़ेंगे, आप जब NMR मॉरिसन बर्ड में से पढ़ेंगे, आप जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है और ये है सोलोमन फ्रेले में से पढ़ेंगे, तो मतलब आपको लगेगा कि मैं इतने दिन था कहाँ, मैं किस दुनिया में जी रहा था, असली चीज तो यहाँ पड़ी है, और आप उन किताबों के शौकीन हो जाओगे। बात को समझो जरा, ठीक है। तो मतलब ये जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो ना, तब आपको ये फीलिंग आती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और आपका जो एक क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट के प्रति जो झुकाव है वो बढ़ता है और आप सीखते हो। ठीक है,
तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब असली किताबों पे आओगे ना, तब आपको खुद को ही लगेगा कि यार मैं कहाँ जी रहा था इतने दिन, फालतू परेशान हो रहा था। ये यदि मैं शुरू से कवर करता तो आज मैं किस लेवल पे होता, है ना? उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ओके, तो ये बात हो गई, है ना? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि ऑथेंटिक पढ़ो और जबरदस्त पढ़ो। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा पेरिसाइक्लिक में यदि आपको थोड़ा और डीप जाना है तो एमएससी प्रीवियस के लिए एक हमारे जगदम्बा सिंह है, इनकी काफी अच्छी बुक आती है, उसमें से आप ले सकते हो। और भी ऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक है, देखो ऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक आपको थोड़ा सा डीप में जाना है तो एमएससी प्रीवियस की जगदम्बा सिंह की बुक आती है बाकायदा, प्रगति पब्लिकेशन की, वो ले लो। उसमें पेरिसाइक्लिक भी बहुत डीप में मिलेगी आपको, उसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी बहुत डीप में मिलेगी, एसएनआई इवन E2 ये सब ही बहुत डीप में मिलेगी उसमें। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, इनके जो टॉपिक्स हैं मॉरिसन बर्ड वगैरह से बेसिक फंडामेंटल कवर करने के बाद में जगदम्बा सिंह से भी यदि आप इनको देखते हो और मेन यदि वहां से उठाते हो, मेन कोई एग्जांपल है या मेन कोई बात आपको पकड़ में आती है, तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि पीजी लेवल का टॉपिक है तो आप अच्छे से तैयार करोगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर। तो ये आप समझ ही गए कि ये सारे टॉपिक हैं वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको वहां से लाइन बाय लाइन रीडिंग लगानी है ना? क्योंकि कॉलेज लेक्चरर में भी जो इस बार सवाल आए थे वो भी एनसीईआरटी से कवर हो रहे हैं, है ना? तो ये वाली बात है। इसके अलावा आपको यदि एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप ऑनलाइन आपको इनका कंटेंट मिल जाएगा। आपको आप लिखेंगे ना ओजोन डिप्लेशन की पीडीएफ तो आ जाएंगी कई, तो उनमें से मतलब आप मोटा मोटा जानकारी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट ये जैसे हमारी बुक्स हैं इतनी बीएससी वगैरह में तो ये होते नहीं है, तो एनसीईआरटी के बाद यदि आपको हेल्प लेनी है तो बेस्ट होगा कि आप ऑनलाइन में जाओ और लिखोगे ना कि ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लेशन की मैकेनिज्म या इसकी पीडीएफ, तो कुछ नोट्स आएंगे तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी कहां से पढ़ोगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो वाई.आर. शर्मा और एलडीएस यादव दोनों में से एक बुक आपके लिए काफी है। मॉरिसन बर्ड आपके पास है तो एनएमआर आपको वहां से जरूर पढ़नी है, मेरे कहने पर पढ़नी है। यदि आपने एनएमआर वहां से पढ़ ली तो नंबर ऑफ सिग्नल निकालना ये जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिंदगी में भी नहीं भूलोगे कि मतलब ये आपको जो ओरिजिनल चीज है उससे सामना होगा आपका। ठीक है, तो ये बात होगी। तो आपने देखा कि सिलेबस को हमने काफी अच्छे से एक एक टॉपिक और एक एक शब्द है उसका अच्छे से डिस्कशन किया है। कोशिश की है कि हम जो आरपीएससी जिस उस पे चल रही है चाल, आरपीएससी के जो एक्सपर्ट जो चाल चल रहे हैं वो हम उस चाल को हम पकड़ पाएं, और यदि उस चाल को हम पकड़ पाएंगे और यदि ये जो वीडियो है ये स्ट्रेटेजी वाला और बुक लिस्ट वाला यदि आपके काम आ पाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। रात का 1:30 बजने वाला हो गया। आपको लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में एग्जाम आपके सामने है। आप बहुत लकी हो कि एक बार एग्जाम देते ही आपके बाद एग्जाम आ गया, वरना जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया था उनको 2025 तक इंतजार करना पड़ा है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत ही सकारात्मक परिणाम लाती है। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।